दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल पर सभी विषयों की क्लास चल रही है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट आपको या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आपको चैनल के कल के वीडियो में देखा था कि मानव नेत्र क्या है तथा मानव नेत्र मानव नेत्र में क्या क्या होता है, हमने कल पढ़ लिया था। तो आज हम देखेंगे संसाधन देखेंगे, जो कि सोशल साइंस के क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास, जो कि जिसको हम जियोग्राफी या भूगोल के अंतर्गत आता है, जो कि हम NCERT पोर्शन देखते हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम कहीं और से न देखकर NCERT से देखते हैं। आप सोच रहे होंगे सर NCERT से ही क्यों पढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पेपर में कहीं से और से क्वेश्चन ना आकर NCERT से ही आता है, इसीलिए हम NCERT पढ़ाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो नंबर 3 है। कैसा है? तो वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 और 2 नीचे 1 और 2 पढ़ा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड, जो कि भूगोल में संसाधन के टॉपिक हैं। नवीनीकरण संसाधन या संसाधन के प्रकार या संसाधन के जो होते हैं, संसाधन का मतलब किस प्रकार संसाधन का वो हो रहा है, क्या आप जिससे अपक्षय हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों भू संसाधन। अभी तक हमने संसाधन पढ़ लिया था, फिर उसके बाद संसाधन के प्रकार पढ़े थे। तो ये संसाधन के प्रकार में ही आता है क्या? भू संसाधन किसे कहते हैं? आइए हम एक एक करके देखेंगे, उसके बाद हम इसके आगे देखते चलेंगे। आइए देखते हैं भू संसाधन किसे कहते हैं। भू संसाधन मेनली 3 टाइप्स ऑफ भू संसाधन, यानी भू संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पहाड़, नंबर 1 पहाड़ होते हैं, नंबर 2 मैदान होते हैं, और नंबर 3 जो कि पठार होते हैं। नंबर 1 पहाड़ में जो होता है भू संसाधन पहाड़ में होता है। दोस्तों, जो पहाड़ी वाला एरिया होता है वो भूमि पे तो ही है ना, तो इसलिए वो भी भू संसाधन के अंतर्गत आता है। और नंबर 2 जो कि मैदान, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैदान ऐसे क्षेत्र जो कि मैदान समतल हो उसे ये मैदान कहते हैं। जैसे मैदान कहते हैं। तीसरा नंबर 3 हो गया, जैसे पठार हो गया। पहाड़ और पठार में क्या अंतर है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ 2 पॉइंट डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा। पहाड़ और पठार में क्या है अंतर है, बताइएगा। अगर नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर हमें नहीं पता है, आप बता दीजिए। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो पहाड़ और पठार में डिफरेंट बता देंगे। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। मेनली आइए देखते हैं, ये जो तीनों हैं पहाड़, मैदान और पठार, तो ये इसको एक एक करके पढ़ते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं यह तीनों भू संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं, भू संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो पहाड़ किसे कहते हैं? तो पहाड़ नंबर 1 क्या कह रहा है, भारत की कुल भूमि का 30% पहाड़ के रूप में है। भारत की मान लीजिए 100% भूमि है, 100% भूमि है दोस्तों। मान लीजिए ये भारत है, भारत का 100% भूमि है। भारत का कितना 100% भूमि मान लीजिए है, तो 100% भूमि में 30% मान लीजिए क्या है, 30% का है पहाड़ है। 30% पहाड़ है, 30% पहाड़ है, और 70% क्या है, 70% में मैदान और पठार आते हैं। आइए हम देखते हैं, फिर इसको बाद देखेंगे मैदान और पठार। तो क्या कह रहा है कि भारत में 30%, भारत की कुल भूमि का 30% पहाड़ों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पहाड़ों के रूप में होता है, पहाड़ों के रूप में होता है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, 12 मासी नदियों में जल का प्रवाह
जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे देश में अधिकतर नदियों में जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई और हमारे गोमती रिवर हो गई और बहुत सी ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, तो इसमें हम 12 मासी मतलब साल के 12 मासी इसमें कह सकते हैं या कह सकते हैं कि पूरे साल इसमें जल का प्रवाह होते रहता है। किसका प्रवाह होते रहता है? जल का प्रवाह होते रहता है, जो कि यह पहाड़ियाँ जो सॉरी यह नदियाँ जो हैं किसमें, ये जो नदियाँ हैं गंगा हो गई, यमुना हो गई, मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गोमती नदी हो गई, ये सब कहाँ निकलती है? तो ये सब पहाड़ों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? तो पहाड़ों से ही निकलती हैं, जो कि पूरे साल बहती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? पूरे साल बहती रहती हैं। नंबर 3 पॉइंट आइए देखते हैं, उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे क्षेत्र में गंगा नदी बहती हैं या कोई नदी या तो यमुना नदी बहती हैं, तो वो अपने जब बाढ़ आता है, इस सीजन में बारिश का सीजन चल रहा है तो बाढ़ आई हुई है गंगा रिवर में, तो दोस्तों जो गंगा रिवर में बाढ़ आई है तो मान लीजिए कहीं पहाड़ है तो पहाड़ काट काट के अपने साथ क्या लाती है? पानी के साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं। मिट्टी बहा कर लाती हैं और जब मिट्टी बहा के लाती हैं तो जिस क्षेत्रों में पानी जाएगा उस क्षेत्र में मिट्टी भी चली जाएगी। जब मिट्टी चली जाएगी दोस्तों तो वहाँ की जो मिट्टी रहेगी उसमें उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि आप जानते हैं जो मैदानी क्षेत्र होता है वो पठारी क्षेत्रों से मिट्टी काट काट के जिसको हम जलोढ़ मिट्टी ही कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी हम पढ़ेंगे मित्रों इसके आगे वाले वीडियो में या तो इसी वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और मैदानों का निर्माण करती हैं। आप पता है हमने आपको बताया ना, पहले पहाड़ को काटती हैं, काटते मिट्टी बहा कर ले आती हैं। बहा के ले आने के पश्चात उसको क्या करती हैं? मैदानों में छोड़ देती हैं, जो कि वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है? ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, यानी वहाँ पर फसल ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। तो क्या कह रहा है? वही कह रहा है ना कि उपजाऊ मिट्टी लाती हैं पहाड़ों से, अभी आपको बताया ना उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और मैदानों का निर्माण करती हैं। जहाँ पहाड़ काट के धीरे स्टेप बाई काटते पहाड़ को क्या कर देती हैं? मैदान बना देती हैं, तथा जहाँ पर ऊंच खाल रहता है वहाँ पर मिट्टी पड़ जाती है और वह समतल हो जाता है, जो कि कैसे हो जाता है? उपजाऊ हो जाता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? मैदान। क्या है? मैदान। भूमि का 43% मैदान के रूप में है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, आप क्या जान रहे हैं? आइए हम देखते हैं। जैसा क्या जान रहे हैं 30% हमारे पास क्या है? पहाड़ है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? 43% क्या है? मैदान है। कितना? प्लस 43 कितना? 43, तो ये हो गया 73। कितना हो गया दोस्तों? 73। तो हमारे पास 73% तो एब्जॉर्ब हो गया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? भूमि का 43% भाग मैदान के रूप में है। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे पास पूरे भारत मान लीजिए 100% भूमि है, तो 100% भूमि का जो 43% हिस्सा है वह क्या है? तो वह मैदान के रूप में है, जिसमें हमें निम्नलिखित फसलें उगाई जाती हैं। आप हर सीजन की फसल जानते ही होंगे, तो आप बरसात की फसल क्या है प्लीज़ कमेंट में करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि बरसात की फसलें क्या, कौन सी फसलें बरसात में उगाई जाती हैं या बोई जाती हैं, प्लीज़ कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। तो क्या कह रहा? भूमि का मैदान में 43% के रूप में ही होता है। तो मैदान जो कि हमारा मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, तो भारत में कुल मिलाकर कितना है? 43% है। फिर क्या कह रहा है? भारत की कुल भूमि का 27% पहाड़ों के रूप में है। दोस्तों यहाँ ये हम आपको दिखाते हैं। 30% क्या हो गया? पठारी क्षेत्र। 43% क्या हो गया? मैदानी क्षेत्र। तो कितना हो गया टोटल? 73 हो गया। 73% हो गया। 100 में से आप 27 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 73 ही तो बचेगा ना, तो 73 बचेगा। तो 73% हमारा मैदान और पहाड़ मिलाकर हो गए, तो हमारे पास कितना परसेंट बचा? तो हमारे पास बचा 27%। 27% ही क्या हो गया? पठार हो गया। क्या हो गया? 27% ही हमारा पठार हो गया। फिर क्या कह रहा है कि पठारों से हमें कई प्रकार के खनिज
पठारों से ही हमें कई प्रकार के खनिज हो गए, जीवाश्म हो गए, ईंधन हो गए, वह वन्य संपदा मिलती है दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वह अन्य ईंधन जैसे गैस हो गया, तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये सब हमें पठारी क्षेत्र से मिलते हैं, पठारी क्षेत्र से मिलते हैं। तो हमारे पास पठारी क्षेत्र टोटल कितने परसेंट है? तो हमारे पास टोटल पठारी क्षेत्र 27% है। आइए देखते हैं इसके आगे वाले वीडियो में दूसरा पॉइंट क्या है। अभी तक हमने पढ़ा था भू संसाधन, अब हम पढ़ेंगे भूमि का उपयोग। भूमि का क्या पढ़ेंगे? तो भूमि का उपयोग। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए देखते हैं भू संसाधन भू उपयोग, भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हम करते हैं, एक एक करके विस्तार से देखेंगे कि भूमि का उपयोग हम कहाँ और कैसे कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, भूमि को मेनली हम 5 प्रकार से उपयोग में लाते हैं। कितने प्रकार से उपयोग में लाते हैं? 5 प्रकार से उपयोग में लाते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं। नंबर 1, वन के रूप में। किसके रूप में? वन के रूप में। जैसा कि आप जान रहे हैं, विश्व में सबसे अधिक भूमि पर जंगल ही है। क्या है? सबसे अधिक भूमि पर जंगल ही है। तो क्या कह रहा है? नंबर 1 वन है। वन के लिए भूमि का उपयोग हम लाते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम जो भूमि का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में करते हैं? सबसे ज़्यादा भूमि का उपयोग हम वन के रूप में करते हैं। अधिकतर भूमि पर क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है, यानी जंगल पाया जाता है। नंबर 2, कृषि के लिए। नंबर 2 क्या कह रहा है? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। ऐसी भूमि जो कृषि के लिए अनुपलब्ध हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी भूमि जो कृषि के लिए अनुपलब्ध हो, मतलब बंजर भूमि जिसको कह सकते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 आइए देख लेते हैं और नंबर 2 देख लेते हैं। तो नंबर 1 में क्या है? तो नंबर 1 में है यहाँ पर, तो नंबर 1 में यहाँ पर है बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, ऐसी भूमि जिस पर कोई खेती ना की जा रही हो, लंबे समय से, या कह सकते हैं प्राचीन समय काल से कोई खेती ना की जा रही हो, उसे ही हम बोलते हैं बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि। कृषि अयोग्य भूमि। नंबर 2 क्या है? तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 इसमें क्या है? तो इसमें नंबर 2 है गैर कृषि प्रयोग के लिए भूमि। मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि का उपयोग नहीं किया जाता है, उसे ही हम गैर कृषि भूमि कहते हैं। जिस पे हम या तो सड़क बना देते हैं, या तो हम मकान बना देते हैं, या तो हम बिल्डिंग बना देते हैं, या तो हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, उसी भूमि को क्या कहते हैं? तो गैर कृषि योग्य भूमि होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये घर है, तो ये कृषि योग्य भूमि नहीं है। यहाँ पर हमारा क्या बना है? मकान बना है। मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए ताजमहल हो गया, तो वहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ताजमहल खड़ा है। तो ऐसी ही भूमि क्या बोलते हैं? गैर कृषि योग्य भूमि। तो नंबर 3 क्या है? इसमें नंबर 3 क्या है मित्रों? तो नंबर 3 है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। ऐसी भूमि जो 5 साल से या 3 साल से अधिक समय तक उस पर खेती न की गई हो, वो प्रति भूमि होती है। मतलब जिस पर खेती नहीं की जा रही हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं प्रतिभूमि। आइए प्रतिभूमि को देखते हैं। तो क्या कह रहा है? अस्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचरों भूमि। मतलब ऐसी भूमि जिस पे चारागाह हो, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कि यहाँ घूर गड्ढा, यानी कह सकते हैं बंजर भूमि है। मतलब कि ऐसी भूमि जो चारागाहों के लिए, यानी जानवरों को चरने के लिए, यानी कह सकते हैं, तथा अन्य गोचर भूमि। मतलब ऐसी भूमि जो जानवरों को चरने के लिए, तथा वहाँ पर कोई
खेती ना की जा रही हो, परंतु वहाँ पर जो जानवर हैं, जैसे हो गया गाय हो गई, जैसे लीला हो गया, ये सब चरने के लिए भूमि होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अस्थाई चारागाह या गोचर भूमि। मतलब वहाँ ऐसी भूमि जिसपे हम जानवरों को चराते हैं, उसे ही हम गोचर भूमि कहते हैं। नंबर दूसरा क्या कह रहा है, विविध विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। ऐसी भूमि जिसपे फसल उगाई जा रही हो, उपवन यानी बगीचा उगाया जा रहा हो, मतलब वृक्षों के वृक्ष जैसे मान लीजिए कोई जैसे सपेता का वृक्ष लगा दें, या मान लीजिए कोई नारियल का वृक्ष या केला का वृक्ष। तो ऐसी भूमि जिसमें फसलों का उपयोग, वनों का उपयोग करते हैं, वो भूमि मतलब किसके अधीन है, तो फसलों व वनों के अधीन होती है। फिर नंबर 3 क्या कह रहा है मित्रों, आइए देखते हैं। तो नंबर 3 में कह रहा है कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ पर अधिक वर्षों से क्या न की गई हो, अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बंजर भूमि कहते हैं। ऐसी कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ पर अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, उसे ही हम बंजर भूमि कहते हैं। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। तो चौथा पॉइंट कह रहा है प्रतिभूमि मतलब ऐसे भूमि जो वर्तमान समय में उस पर खेती न की जा रही हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिभूमि। फिर दूसरा क्या है, पुरातन यानी प्रति, यानी ऐसी भूमि जो लॉन्ग समय से उस पर खेती नहीं की जा रही है, मतलब प्रति है, उस पर या तो जानवर चल रहे हैं, या तो उस पर घास उगाई है, पेड़ उगाए हैं, मतलब निम्नलिखित प्रकार के खैर पतवार सब उगाए हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। नंबर 5वां क्या है, तो नंबर 5वां होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जिस पे निरंतर खेती की जा रही हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। या कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिस पर फसल हो, या मतलब फसल बोई गई हो, भी फसल कटी ना हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। या कह सकते हैं कि जिस पे अभी फसल उगी भी नहीं है, अभी ताजी जैसे अभी धान लगा है, तो ताजी फसल है ना, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, अभी तक हमने भू उपयोग पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था, भू उपयोग पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे भारत में भू उपयोगों का प्रयोग, यानी भारत में जो भूमि का उपयोग है, उसे हम किस किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, किस किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, कितने प्रारूपों में इसका उपयोग किया जाता है। आइए हम एक एक करके सभी बिंदुओं को, सभी पॉइंटों को हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं भारत में भू उपयोग का प्रारूप। नंबर 1 क्या कह रहा है भू उपयोग का प्रारूप भौतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। जो भारत में भूमि का उपयोग है, वो उसका प्रारूप कैसा है, तो भौतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। यानी भौतिक क्रियाओं द्वारा और मानवीय क्रियाओं द्वारा, यानी मनुष्य द्वारा की जाती है खेती, भौतिक क्रिया द्वारा यानी मशीनों से खेती कराई जाती है। उससे मतलब कितने प्रकार से खेती निर्भर करती है। देखिए, जैसे कि आप जान रहे हैं, पहले के ज़माने में अभी भी कहीं बैलों से खेत की जुताई की जाती थी। किसकी जुताई की जाती थी, तो बैलों से खेत की जुताई करी जाती थी। परंतु भौतिक संसाधन के होने के कारण आज हम ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं खेत की जुताई में। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार पहले हम हमारे यहाँ जो मान लीजिए जो खेत में पहले जो गेहूँ हुआ करता था, उसे हम कहीं दूर ले जाकर एक जगह ही थ्रेसर में मढ़ाया करते थे। परंतु जो ये भौतिक क्रिया द्वारा यानी नई तकनीकी के कारण मशीन आ गई है,
तो इसको हम अपने खेत में ही इसका कटाई करा लेते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप भौतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। दोस्तों भौतिक यानी जो मशीनरी काम होता है, मानवीय यानी इंसानों द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भौतिक कारण के उदाहरण जैसे जलवायु, जैसे जलवायु में परिवर्तन हो गया, भूमि की आकृति हो गई, मृदा हो गई और प्रकार हो गए। मृदा के प्रकार यानी मृदा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, मृदा कितने प्रकार के होते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एक करके। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, काली मृदा किसे कहते हैं, लेटराइट मृदा किसे कहते हैं, जली और बालुई यानी रेगिस्तानी मृदा किसे कहते हैं, सब हम एक एक करके देखेंगे, परंतु अब इस वीडियो में नहीं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या कह रहा है कि भू आकृति मृदा के जो भौतिक के कारण होते हैं, हमने आपको प्रैक्टिकल बताया वो तो है ही, परंतु इसका जलवायु परिवर्तन जैसे हो गया, भूमि की आकृति हो गई दोस्तों कि भूमि की आकृति कैसी है। बहुत जगह खेत उपजाऊ होते हैं, परंतु बहुत जगह खेत अनुपजाऊ भी होते हैं। बहुत जगह खेतों में काली मिट्टी पाई जाती है, बहुत खेतों में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। फिर क्या कह रहा है, भू आकृति मृदा के प्रकार आदि। जो आइए देखते हैं मानवीय कारक क्या के उदाहरण। जो मानवीय कारक होते हैं जैसे जनसंख्या हो गया दोस्तों, मानव टेक्नोलॉजी हो गई। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी की सहायता से ही हम अपना जो खेती का काम होता है उससे अधिक जो खेती रहती है, जैसे मान लीजिए किसी का 12 बीघा 15 बीघा 100 बीघा भी होता है, तो उसमें अगर इंसान काम करेंगे, इंसान कटाई करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, परंतु हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के कारण उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों वाला काम था उसको हम टेक्नोलॉजी की सहायता से सीमित दिनों में, या तो हम कह सकते हैं कुछ ही दिनों में कर सकते हैं। अपने कौशल की सहायता से यानी अपना हुनर दिखाते हुए हम उसको 10 दिन का काम महज 2 या 3 दिन में ही कर देते हैं। घनत्व जैसे मान लीजिए जनसंख्या घनत्व, तो हमारे जैसे जानते ही हैं आप कि जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक होने के कारण हमें उपज अधिक करनी पड़ती है। जब हमको उपज अधिक करनी पड़ेगी तो हमको उसमें काम भी अधिक आएगा, जब काम अधिक आएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता अधिक होगी। और आगे क्या कह रहा, परंपरा और संस्कृति आदि, मतलब परंपरा जो हमें परंपराओं से चली आ रही है कि हमें कैसा कौन सी चीज़ों में कौन सा खेत बोना चाहिए, कौन से सीजन में कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, कौन से सीजन में कौन सा बीज बोना चाहिए तो हमें उपज अधिक होगी। संस्कृति आदि, हमारे संस्कृति के अनुसार भी यह होता है। फिर चौथा क्या कह रहा है, भूमि अवकरण और संरक्षण के उपाय। पहले आइए हम देख लेते हैं भूमि अवकरण देखिए यहाँ से गया है, यहाँ पर है कि वनों की कटाई, अतिचरण, खनन और उत्खनन आदि। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे यहाँ इतने लालची लोग हैं कि अपने मतलब के लिए बेवजह पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अब अधिक पैसा कमाने के लालच में न देख रहे हैं कि पेड़ में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जीव जंतु को क्या होगा, न देख रहे हैं इन्वायरमेंट का क्या होगा, न देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा। उनको पैसे से मतलब है, बस पैसे के कारण ही वह निरंतर वनों में जो पेड़ होते हैं उसकी कटाई कर रहे हैं, और दिन पे दिन पेड़ों की कटाई होने के कारण हमारे टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, जिससे आजकल वन में रहने वाले जीव मरते चले जा रहे हैं। और फिर क्या कह रहा है, अतिचरण, जहाँ मान लीजिए अभी आप खुद ही जान रहे हैं कि इतना जानवर बढ़ गए हैं कि जो किसानों की खेती को एक बीघा में 5 से 6 कुंटल या कुछ भी मिलता था, वह कम होकर बहुत सीमित मात्रा में ही रह गया है। क्योंकि किसान क्या करे,
रहे, इतना जानवर ही छूट गए हैं। उसके कारण किसान की खेती चली जा रही है। अतिचरण के कारण ही किसान की उपज कम हो रही है और दिन ब दिन इसकी उपज कम होती चली जा रही है। फिर क्या कर रहा है, खनन और उत्खनन, जैसे कि बालू खनन हो गया और जैसे कि मिट्टी खनन हो गया। जैसे कि आप जान रहे हैं ईंट के भट्टे हैं, ये तो मालिक लोग अधिक पैसा कमाने चक्कर में जो किसान लोग होते हैं उनका खेत माटी, उसका खेत जो होता है उसकी मिट्टी होती है 2 फुट 4 फुट खरीद लेते हैं कुछ पैसों के कारण, और खेत कम होता चला जा रहा है, जिससे मिट्टी काटाते चले जा रहे हैं और मिट्टी का खनन करते चले जा रहे हैं। दिन पे दिन लालच बढ़ता ही जा रहा है और किसान लोग अपनी अगला बंदा मिट्टी दे दिया तो अपना खेत बचाने के लिए अपनी मिट्टी भी दे देते हैं, जिसका मिट्टी के क्या हो रहा है, खनन हो रहा है और उत्खनन हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ के इंसान 2 फीट 4 फीट 8 फीट भी भट्टे में दे देते हैं और इसी प्रकार मिट्टियों को क्या हो रहा है, खनन हो रहा है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जब कम हो जाएगी तो दोस्तों आप खुद ही जानते हैं कि उसमें पैदावार कम होगी। जब पैदावार कम होगी तो भुखमरी तो आएगी ही। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दूसरा क्या है, संरक्षण के उपाय। क्या है, संरक्षण के उपाय। हमें इसको जो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको बताया ना, वनों की कटाई इसको कैसे रोकनी चाहिए, अतिचरण कैसे रोकना चाहिए, खनन कैसे रोकना चाहिए, उत्खनन कैसे रोकना चाहिए, और पेड़ों की कटाई जो है और जो हमारे पास जैसे भूमि लैंडस्लाइड हो रहा है इसको कैसे रोकना चाहिए। हम आइए आपको एक एक करके सभी पॉइंटों को विस्तार से एकदम समझाते हैं, आपको एकदम एक टाइम में ही समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे वन रोपण, वनों का रोपण यानी हमें वन को लगाना चाहिए, यानी हमें वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन लालची लोगों के कारण वन कटते चले जा रहे हैं, वहाँ पर मैदान होता चला जा रहा है। जब वन कट जाएंगे तो टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा और दिन पे दिन लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, चारागाहों की भूमि सुनिश्चित करें, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र बना दें कि वहाँ पर ही चारागाह होगा और कहीं चारागाह होगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा पता है दोस्तों, इससे किसानों की जो भूमि है, इससे किसानों की जो किसान के खेत है वो बच जाएगा। क्यों, जब चारागाह उपलब्ध रहेगा तो जानवर जो रहेंगे छुट्टे हैं जानवर जो रहेंगे तो चारागाह मैदान में ही चले जाएंगे, किसान की फसल नष्ट नहीं होगी। जब किसान की फसल नष्ट नहीं होगी तो पैदावार अधिक होगा। जब पैदावार अधिक होगा तो दोस्तों हमारी लाइफ प्रोसेस में भी सही निरंतरता बनी रहेगी। फिर दूसरा क्या कह रहा है, कांटेदार झाड़ियाँ लगाएं। क्यों, जब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ रेगिस्तान है, मान लीजिए राजस्थान रेगिस्तान है, तो राजस्थान में जैसा कि आप जान रहे हैं वहाँ बालुई मिट्टी है, तो बालुई मिट्टी होने के कारण, रेतीली मिट्टी होने के कारण वहाँ पेड़ नहीं उग सकते। तो वहाँ हमें कैसे पेड़ उगते हैं, तो वहाँ हमारे कांटेदार और झाड़ियाँ उगती हैं, जो कि कांटेदार और झाड़ियाँ पेड़ उगता है तो जो बालू होता है उसको जकड़ लेता है। जब बालू को जकड़ लेगा, उसको वहाँ पठार बना देगा, तो वहाँ लगे जो जितना आसपास क्षेत्र को वह पकड़े रहेगा उस आसपास क्षेत्र में हरा भरा मैदान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करें। मान लीजिए कहीं पर बंजर भूमि है तो उतना ही सीमित बंजर भूमि रहे, परंतु अधिक बंजर भूमि न छोड़ें। जब अधिक बंजर भूमि छोड़ देंगे, मान लीजिए कोई खेती है, यहाँ खेती आप कर रहे हैं, किसी समस्या होने के कारण आप यहाँ खेती करना बंद कर दिए। दोस्तों ये पहले बंजर भूमि नहीं थी। मान लीजिए इस खेत से मान लीजिए एक बीघा से मान लीजिए 5 कुंटल या 10 कुंटल अनाज आ रहा है, तो कुछ तो आ रहा है ना। अगर आप इसे बंजर छोड़ देंगे तो 10 कुंटल अनाज कम हुआ कि नहीं कम हुआ। इसी प्रकार अगर सभी छोड़ते चले जाएंगे तो अनाज की कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, भुखमरी भी आ सकती है। तो इसीलिए कह रहा कि जो बंजर भूमि है उसको उचित प्रबंधन करें, मतलब बंजर भूमि को ही जितना एरिया है उसका उतना ही रहे। फिर क्या करें, सिंचाई का समुचित प्रबंधन। आजकल के समय में आपको पता है सिंचाई ढंग से नहीं की जा रही है, मतलब कि पानी होते हुए भी उसमें पानी भरते चले
जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं हम जितना पानी भरेंगे उतनी हमारी उपज ज़्यादा होगी। नहीं दोस्तों, ये गड़बड़ गलत बात है। पानी अगर हमारे खेत में है तो हमें और पानी अत्यधिक नहीं भरना चाहिए, जिससे क्योंकि जब पाताल से पानी निकल आएगा दोस्तों तो वेस्टिज जाएगा। एक पाताल को पानी जाने में बहुत समय लग जाता है, लगभग सालों लग जाते हैं, कह सकते हैं 100 साल भी लग सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, फसलों की सही तरह से कटाई करें। आजकल आपको पता है हमारे यहाँ या फिर कहीं पर भी राजस्थान हरियाणा पंजाब मान लीजिए, वहाँ इंसान कटाई न करके फसल मशीन कटाई करती है। जब मशीन फसल कटाई करती है, जितना मार्कर है इतना मान लीजिए फसल यहाँ से काटना है तो यहाँ से फसल काट रहे हैं, इतना एरिया क्या हो गया, छूट गया। जब इतना एरिया छूट गया तो दोस्तों वहाँ पर इसको जला देते हैं, जिसको हम पराली कहते हैं। जब वहाँ पर जब इसको जला देंगे, जब जला देते हैं तो वही धुआं होता है, वही प्रदूषण होता है। वही प्रदूषण के कारण आसपास के एरिया में प्रदूषण फैल जाता है। हरियाणा और पंजाब के एरिया में, जो कि आप जानते हैं कि वहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली नज़दीक है, तो दिल्ली पे पूरा प्रदूषण छा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली अधिक प्रदूषण वाला क्या है, दिल्ली अधिक प्रदूषण वाला क्या है, कैपिटल है, मतलब भारत की राजधानी जो है वो अधिक प्रदूषण वाली क्षेत्र है। मुख्य इसका कारण क्या है, यही पराली ही उसका मुख्य कारण है। फिर क्या कह रहा है, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करें। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, नेशनल हाईवे हो गया, राष्ट्रीय मार्ग हो गया, राज्य मार्ग हो गया, तो इसके बगल बगल पेड़ लगाए जा रहे हैं। क्यों पेड़ लगाए जा रहे हैं आपको पता है? पेड़ जो लगाए जा रहे हैं इससे 2 फायदा है सरकार को। नंबर 1, जानवर रोड पे नहीं आएंगे। नंबर 2 दोस्तों, जो राहगीर चलते हैं, मान लीजिए किसी की गाड़ी हो गई खराब, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो कहीं शहर नहीं पाएगा तो छाँव नहीं पाएगा, तो बीमार भी हो सकता है। तो इसी कारण पेड़ लग रहा है जिसको छाँव भी पा सकता है। और नंबर 3 मुख्य कारण पता है आपको? नंबर 3 है अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करना। जब पेड़ अधिक लगे रहेंगे तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली देंगे। जब ऑक्सीजन देंगे तो हमारा वातावरण भी क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए